हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू न्यू स्टार क्लासेस। देखिए, आज हम कक्षा 10 के साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में हमने जो अध्ययन किया था वो किया था गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर के बारे में कि ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, तो इन सब का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक आता है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए, किसी दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो ध्यान दीजिए, किसी भी गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, उस दर्पण से बिंब की स्थिति के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो देखिए, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति बिंब की स्थिति पर निर्भर करती है। अर्थात अगर बिंब की स्थिति दर्पण से हम चेंज करते हैं तो उस दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसकी स्थिति और प्रकृति भी चेंज होगी। किस प्रकार से चेंज होगी, तो देखिए, पहले तो मैं यहां पे आपको सारणीबद्ध रूप में लिख के बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला आता है अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले आता है बिंब की स्थिति, यहां आता है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, और यहां है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देखिए, इसमें केवल आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि बिंब की विभिन्न स्थितियों में जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा उस प्रतिबिंब की आकृति, आकार और प्रकृति कैसी प्राप्त होगी। इसके बाद में हम इसका किरण आरेख के द्वारा जो प्रतिबिंब बनना है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, क्रम संख्या में सबसे पहले नंबर पे आता है कि यदि बिंब अनंत पर स्थित हो, बिंब कहां पर स्थित हो, अनंत के ऊपर। तो देखिए, ये हमने फोकस बिंदु में पढ़ रखा है कि मुख अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात या तो फोकस में से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो देखिए, ये जैसे ये कोई दर्पण है तो ये इस दर्पण के ऊपर प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर आ रही है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये किरणें अनंत से चल करके आ रही हैं। और जैसे ये किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस में से गुजरती हैं तो ये यहां पर वास्तव में मिलती हैं। तो इस अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, फोकस के ऊपर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम लिखते हैं
F पर, फोकस पर प्रतिबिंब का आकार जो है अत्यंत छोटा, या फिर हम यह कह सकते हैं कि बिंदुवत होगा। कैसा आकार होगा? बिंदुवत होगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, यहां पे देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति, चूंकि हम अवतल दर्पण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरी स्थिति आती है, अगर बिंब फोकस दूरी पर स्थित है, तो फोकस दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब जो है वो कहां पर बनेगा? अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए अनंत पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये मैंने आपको बताया था कि किरण आरेख के द्वारा हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये कोई अवतल दर्पण है, ये इसका मुख अक्ष है, फोकस के ऊपर यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो मुख अक्ष के समांतर जब ये प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तन के पश्चात यह फोकस में से गुजरेगी। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से गुजरेगी और दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण मुख अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है वह उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। अब देखिए दोनों प्रकाश की जो किरणें हैं ये समानांतर हैं, और हम ये जानते हैं कि समानांतर प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो अनंत के ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा। और प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक व उल्टा। अब देखिए तीसरा नंबर जो आता है वो क्या आता है? यदि बिंब P और F के बीच में है, सॉरी पहले ये देखेंगे, ये इसका वक्रता केंद्र है। अगर ऑब्जेक्ट C से परे है, वस्तु यदि 2F या C से परे है, तो देखिए यहां लिखते हैं C से परे। अगर वस्तु C से दूर है तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? ये प्रतिबिंब बनेगा आपका F और C के बीच, C व F के बीच प्रतिबिंब बनेगा। अब ये प्रतिबिंब देखिए C और F के बीच में तो बनेगा, लेकिन यह प्रतिबिंब जो है यह बड़ा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा। और प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक व उल्टा। अब देखिए तीसरी स्थिति आती है, चौथी स्थिति आती है, अगर बिंब C व F के बीच स्थित है, C व F के बीच स्थित है, तो प्रतिबिंब बनेगा C से परे। और इस स्थिति में भी जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा यह वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। और प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक व उल्टा। पांचवी स्थिति आती है, अगर बिंब C के ऊपर रखा हुआ है, C का मतलब ये हो गया कि 2F के ऊपर स्थित है, तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा? C या 2F के ऊपर ही बनेगा। और यह वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। और बनने वाले जो प्रतिबिंब की विशेषता है ये होगी वास्तविक व उल्टा। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है यह आता है P तथा F के मध्य, P तथा F के मध्य मीन्स ऑब्जेक्ट दर्पण के ध्रुव और प्रथम फोकस के बीच स्थित है, तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से परे बनेगा, पीछे की ओर बनेगा। तो यहां लिखते हैं दर्पण से पीछे की ओर। और इस स्थिति में देखिए प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा साइज होगा। और इसकी जो प्रकृति है ये होगी आभासी व सीधा। मैंने आपको बता दिया है, इसका अध्ययन हम करेंगे जब ये किरण आरेख वाला जब समझेंगे अपन, तो उस स्थिति में हम अध्ययन करेंगे। तो इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेकर के इसे उतारिएगा।
इसमें यहां ध्यान देना, सी और एफ के बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा यह छोटा प्रतिबिंब होगा। यह बाई मिस्टेक हो गया, थोड़ा ध्यान देना यहां पे। अब यहां देखिए, इसका बी पार्ट आता है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें पहली स्थिति आती है कि यदि बिंब अनंत पर है, बिंब कहां पर है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा। कहां पे बनेगा, फोकस पर, और दर्पण के पीछे बनेगा। ध्यान रखना कैसे बनेगा, तो देखिए उत्तल दर्पण जो होता है ये इस प्रकार से होता है। अब उत्तल दर्पण का जो फोकस बिंदु है वो इधर आएगा, तो दर्पण से पीछे की ओर अनंत दूरी पर स्थित वस्तु से चलने वाली समानांतर प्रकाश की किरणें जब दर्पण के ऊपर आपतित होती हैं तो यह दर्पण इन किरणों को दूर दूर कर देता है। जब ये किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर देखिए प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा बिंदुवत। कैसा आकार होगा, बिंदुवत होगा। और यहां पर जो है ये अत्यंत छोटा होगा, या ये भी कह सकते हैं अत्यंत छोटा या बिंदुवत। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति आएगी वो आएगी आभासी व सीधा, क्योंकि हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसकी जो दूसरी स्थिति आती है ये क्या है, अगर बिंब अनंत तथा पी के बीच कहीं पे भी है, अनंत तथा पी के बीच, पी है दर्पण का ध्रुव, यदि इनके बीच कहीं पे भी हो तो प्रतिबिंब हर स्थिति में पी तथा एफ के बीच ही बनेगा और यह छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसका आकार छोटा होगा और प्रकृति होगी आभासी व सीधा। अब देखिए विद्यार्थियों, इसका भी आपको एज इट इज स्क्रीनशॉट लेकर के इसे उतारना है। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे कि ये जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं ये किस प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये होते हैं गोलीय तल से परावर्तन। जिस प्रकार से परावर्तन का अध्ययन हमने किया था कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण के ऊपर आपतित होती है या किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो वह उससे टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी प्रकार से परावर्तन जो होता है वो गोलीय तल से भी होता है। तो इसके बाद में हम पहले अध्ययन करेंगे गोलीय तल से परावर्तन के नियम का। तो इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेकर के इसे उतारिए। अब देखें नेक्स्ट टॉपिक आता है गोलीय तल द्वारा परावर्तन, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो देखिए गोलीय तल द्वारा परावर्तन किस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से परावर्तन के नियम समतल पृष्ठ के लिए या समतल दर्पण के लिए या समतल तल के लिए लागू होते हैं उसी प्रकार से ये गोलीय दर्पण या गोलीय तल के लिए भी लागू होते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, गोलीय तल से परावर्तन के नियम निम्न है। पहला नियम क्या है, ये आपको देखो ध्यान रखने ही पड़ेंगे। अगर आपके गोलीय तल से परावर्तन के नियम ध्यान नहीं है तो आप दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो देखिए पहला आता है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात
फोकस में से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। अगर दर्पण आपके पास अवतल है तो यह फोकस में से वास्तव में गुजरेगी, और यदि उत्तल है तो गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु में से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या है? दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वह उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। और चौथा नियम क्या है? दर्पण के वक्रता केंद्र में से गुजरने वाली किरण अपना पथ पुनः अनुरेखित कर लेती है। इसका अर्थ यह हो गया कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र में से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वह वापस उसी पथ पर लौट आती है या लौट जाती है। अब देखिए विद्यार्थियों, पहला जो नियम है वो क्या बताता है कि मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है और दूसरा जो है ये उत्तल दर्पण है। ध्यान से समझिएगा, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष और ये जो है ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। हमने मान लिया इस दर्पण का ध्रुव P है, इसी प्रकार से इस दर्पण का ध्रुव भी P है, और ये है अवतल दर्पण का फोकस बिंदु और ये है यहां पर उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। तो देखिए पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण इस दर्पण के ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये किस में से गुजरेगी? फोकस में से गुजरेगी। देखिए ये परावर्तन का नियम है। इसी स्थिति में जो वक्रता के ये जो अभिलंब है ये वक्रता केंद्र में से होके गुजरेगा। ये हो गया इसका अभिलंब और देखिए ये तो कहलाएगा आपतन कोण और ये कहलाएगा परावर्तन कोण। इसी प्रकार से ये इसके लिए भी लागू होगा। जैसे ये प्रकाश की किरण दर्पण के ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो यह दर्पण इन किरणों को दूर दूर कर देता है, लेकिन जैसे ये किरण नेत्र में प्रवेश करेगी तो ऐसे प्रतीत होगा मानो ये किस में से गुजरती हुई प्रतीत हो रही हो? फोकस में से। अब देखिए विद्यार्थियों ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, तो
तो इसका जो अभिलंब है, ये अभिलंब भी इसका वक्रता केंद्र में से होके गुजरेगा। तो ये तो हो गया यहाँ पर देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और ये हो गया अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। तो देखिए इसे एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके उतारिए, फिर हम इनके जो 3 नियम बच गए इनका अध्ययन करेंगे। अब देखिए दूसरा नियम क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण के फोकस बिंदु में से गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारे पास अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, उसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होंगे। ये उत्तल दर्पण हो गया और ये हो गया उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये है इसका फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र। इसी प्रकार से ये अवतल दर्पण का फोकस बिंदु है और ये है अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र। अब देखिए क्या बताया गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण के फोकस बिंदु में से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए जैसे ये प्रकाश की किरण प्रथम फोकस में से गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात यह मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी और इस स्थिति में ये होगा इसका अभिलंब। तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होगा आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। अब हम उत्तल दर्पण में आते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या बताया गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण के फोकस बिंदु में से गुजरती है, देखो यहां पर गुजरेगी नहीं, गुजरती हुई प्रतीत होगी, तो ये इस प्रकार से प्रतीत होगा मानो ये प्रकाश की किरण फोकस बिंदु में से गुजर रही है, क्योंकि ये प्रतीत ही होगा, ध्यान रखना है आपको। तो ये प्रकाश की किरण जब इस प्रकार से आएगी तो परावर्तन के पश्चात यह मुख अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के क्या होगी? समांतर होगी। इस स्थिति में देखो अभिलंब जो गुजरेगा वो वक्रता केंद्र में से होके इस प्रकार से वक्रता केंद्र में से होके गुजरेगा। तो इसमें ध्यान रखना है ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। एक बार यहाँ पे ध्यान देना, इसमें जो ये प्रकाश की किरण है ये फोकस में से वास्तव में ना गुजर के ऐसा प्रतीत होगा मानो यह फोकस बिंदु में से आ रही हो। अब देखिए विद्यार्थियों इसका जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या कहता है कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण मुख अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वह उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। कैसे? देखिए ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये है दर्पण का ध्रुव, उसी प्रकार से ये लेते हैं हम उत्तल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण का मुख अक्ष और ये है इसका ध्रुव। अब देखिए ये प्रकाश की जो किरण है ये इस प्रकार से आपतित हो रही है कि मान लिया ये दर्पण के ध्रुव पर थीटा कोण बना रही है मुख अक्ष के साथ। तो जैसे इस बिंदु से परावर्तन होगा तो यह उसी कोण से परावर्तित होगी। अब अभिलंब का जो काम करेगा, ये जो मुख अक्ष है ये ही अभिलंब का काम करेगा। इसमें आते हैं तो देखिए इसमें भी सेम वही नियम लागू होगा कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण मुख अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है वह उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। और जो चौथा नियम है उसे भी हम उसका भी अध्ययन करेंगे, तो इसका भी एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके उतारिए। अब देखिए फोर्थ आता है, चौथा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से गुजरती है तो वह अपना पथ पुनः अनुरेखित कर लेती है, अर्थात परावर्तन के पश्चात वह वापस उसी पथ पर लौट आती है। तो देखिए विद्यार्थियों उत्तल दर्पण के लिए लगाते हैं हम सबसे पहले ये जो इसका चौथा नियम है, ये उत्तल दर्पण है, ये इसका फोकस बिंदु है, ये इसका वक्रता केंद्र है।
अब देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र में से गुजरती है तो यह इस बिंदु से टकराने के पश्चात यह वापस उसी पथ पर लौट जाती है। प्रश्न ये उठता है ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इस स्थिति में जब प्रकाश की किरण आती है तो ये इस वाले पृष्ठ के लंबवत होती है, और हम ये जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण के ऊपर लंबवत आपतित होती है तो यह वापस उसी पथ पर लौट जाती है। अब यहां देखिए विद्यार्थियों, इसी प्रकार से ये नियम उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये है मुख्य अक्ष, ये है इसका फोकस बिंदु और ये है इसका वक्रता केंद्र। अब ये देखो, प्रकाश की किरण जो है ये वक्रता केंद्र में से गुजरेगी नहीं, इसमें प्रतीत होगी गुजरती हुई। तो जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरण जो है ये वक्रता केंद्र में से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। ध्यान दीजिएगा, तो जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात यह वापस उसी पथ पर लौट जाती है या लौट आती है। तो ये देखिए, ये गोलीय दर्पण के लिए जो गोलीय तल से परावर्तन के चारों नियम है ये मैंने यहां पर लागू कर दिए हैं। इसमें ध्यान रहे कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों का मिलना आवश्यक होता है। तो ये विशेष में डाल के लिखना है, विशेष में डाल के लिखोगे, क्या लिखोगे कि किसी बिंब के प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों का मिलना आवश्यक होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के लिए मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।